Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to specific relief act. In today's lecture, we will discuss main objective question answers that is relating to specific relief act. हालांकि ये वही क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किए थे, अब मैंने उनकी कंबाइन करके एक तकरीबन 10 मिनट की वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि शॉर्ट्स में कई बार क्या होता है कि हम शॉर्ट्स देखते रहते हैं, हमें इतना एंजॉय नहीं हो पाता और ना ही हम अपना लेक्चर एंटरटेन कर पाते हैं। जब तक हम अपने लेक्चर को एंजॉय के साथ नहीं करेंगे तब तक वो हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं देने वाला। तो ये जो एक तरीके से 3 या 4 लेक्चर की ये सीरीज बनेगी जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस उठाकर उनको कंबाइन करके अपलोड किया है। तो आई होप ये आपको अच्छे लगेंगे। लीगल करेक्टर और राइट अंडर सेक्शन 34 मस्ट भी, जो लीगल करेक्टर है आपका जो राइट है सेक्शन 34 में वो मस्ट भी होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्टिजेंट होना चाहिए या कोई भी। अब देखिए स्पेसिफिक रिलीफ फैक्टर, तो वो जो आपका लीगल करेक्टर है उसमें स्पेसिफिक होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक। सेक्शन 34 सैंक्शंस एवरी टाइप ऑफ डिक्लेरेशन को ये सैंक्शन करता है, यानी कि हर प्रकार की डिक्लेरेशन को ये अलाउ करता है। ओनली डिक्लेरेशन ऑफ ए लीगल करेक्टर और राइट ऑफ प्रॉपर्टी, या एक वो डिक्लेरेशन जिसमें उसका लीगल करेक्टर है और उसमें प्रॉपर्टी में राइट है, बोथ ए एंड बी दोनों, या कोई भी नहीं। देखिए अगर हम सेक्शन 34 की बात करते हैं उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है एनी पर्सन एंटाइटल टू एनी लीगल करेक्टर और टू एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर एवरी टाइप ऑफ डिक्लेरेशन जो है वो रॉन्ग आंसर है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अंडर सेक्शन 34 अ डिक्लेरेशन कैन बी सोट बाय, कि सेक्शन 34 के तहत डिक्लेरेशन कब लिया जा सकता है, कब डिमांड की जा सकती है, कौन डिमांड कर सकता है। स्ट्रेंजर हु हैज़ नो इंटरेस्ट, स्ट्रेंजर डिमांड कर सकता है। पर्सन हैविंग ए लीगल करेक्टर और अ राइट एज टू प्रॉपर्टी विच इज डिनाइज, क्या उसका लीगल करेक्टर है, उसका प्रॉपर्टी में राइट डिनाई कर दिया गया है। ए पर्सन हु इज लीगल करेक्टर और राइट टू प्रॉपर्टी नॉट डिनाइड, जिसमें उसका राइट टू प्रॉपर्टी नॉट डिनाइड है, ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहली चीज़ हम सेक्शन 34 को अगर देखते हो उसमें साफ तौर पे कहा गया कि कोई भी लीगल करेक्टर हो या एनी राइट एज टू प्रॉपर्टी हो, तब जो है जो डिक्लेरेटरी डिक्री है वो क्लेम की जा सकती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। बी इज द राइट आंसर। अंडर सेक्शन 32 एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी कैंसल्ड इन पार्ट 1, कि सेक्शन 32 जो है सारे का उसमें इंस्ट्रूमेंट को पार्टली कब कैंसिल किया जा सकता है। इट रिलेट्स टू डिफरेंट राइट्स, it relates to different obligations, the part to be cancelled is severable from the rest, all the above, कि ये बिल्कुल डिफरेंट राइट से रिलेट करता है, डिफरेंट ऑब्लिगेशन से रिलेट करता है। ये जो पार्ट है इसका कोई वो सेवरेबल किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, ऑल ऑफ द अबव। अगर हम सेक्शन 32 की बात करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज एविडेंस ऑफ डिफरेंट राइट्स डिफरेंट ऑब्लिगेशन द कोर्ट में इन प्रॉपर केस कैंसल इट इन पार्ट एंड अलाउ इट इन स्टेट फॉर रेजिड्यू। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो तीनों ही ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। करेक्टर और राइट सोट टू बी डिक्लेयर्ड मस्ट बी, जो करेक्टर है आपका जो राइट है वो डिक्लेयर करवाया जाएगा। किस राइट को, एन एग्जिस्टिंग राइट, कोई राइट पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है ऑन द डेट ऑफ द सूट और अप टू द डेट ऑफ द डिक्री, डिक्री आने तक या सूट के टाइम पर ही अगर कोई राइट एग्जिस्ट कर रहा है तो ठीक है उसको भी डिक्लेयर करवाया जा सकता है। कोई लीगल राइट है उसको भी डिक्लेयर करवाया जा सकता है, कोई वैलिड है उसको भी डिक्लेयर करवाया जा सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इन तीनों प्रकार के राइट्स को डिक्लेयर करवाए जा सकते हैं। अ डिक्लेरेशन मेड इज बाइंडिंग, और जो डिक्लेरेशन बन जाता है वो बाइंडिंग होगा, किस किस पर बाइंडिंग होगा। अगर हम सेक्शन 35 की बात करते हैं तो ये पर्सोनम होता है, इनकी पार्टीज़ के बीच में बाइंडिंग होता है। पार्टीज़ के साथ साथ और कौन इंक्लूड होता है, उसमें उसके ट्रस्टी भी इंक्लूड होते हैं, या कोई और व्यक्ति है जो एलआर वगैरह हैं जो पार्टी के थ्रू उन्होंने राइट डिराइव किया वो भी इंक्लूड होते हैं। कह रहा है डिक्लेरेशन मेड इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, पार्टीज पर बाइंडिंग है। पर्सन क्लेमिंग थ्रू द पार्टीज, जो पार्टीज हैं उनके जो उनके थ्रू कुछ क्लेम करने वाले व्यक्ति उन पर भी बाइंडिंग है। वेयर एनी पार्टीज ट्रस्टी है उस पर भी बाइंडिंग है। तो सारे के सारे ऑप्शन राइट है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। द फर्दर रिलीफ अंडर सेक्शन 34 मस्ट बी, जो फर्दर रिलीफ है वो क्या होता है। देखिए फर्दर रिलीफ वो रिलीफ होता है जब आप डिक्लेरेटरी डिक्री है या कोई भी अपना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो उसके साथ साथ उसका कोई फर्दर रिलीफ बनता है, जैसे कंपनसेशन है, डैमेजेज है। वो फर्दर रिलीफ जिस दिन आप सूट फाइल कर रहे हो उस टाइम ही आपके पास एग्जिस्टेंस में होना चाहिए।
तो कहता है द फर्दर रिलीफ अंडर सेक्शन 34 मस्ट बी द वन अवेलेबल एज एडिशनल ऑन द डेट ऑफ द सूट, कि जिस दिन आपने सूट फाइल किया उसी दिन होना चाहिए, सही है ये। द वन अवेलेबल आफ्टर द फाइलिंग ऑफ सूट नहीं हो सकता, अगर आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द सूट अगर कुछ एग्जिस्ट किया है तो वो उसमें नहीं होगा, बल्कि आप अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करोगे उसमें। द वन अवेलेबल एज अल्टरनेटिव ऑन द डेट, क्या वो सूट के टाइम पर आपको अल्टरनेटिव में दिया गया तो वो फर्दर रिलीफ नहीं हो सकता, वो तो अल्टरनेटिव क्लेम हो जाएगा। द वन अवेलेबल एज अल्टरनेटिव ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, या मान लो सूट पेंडेंसी थी, सूट के अभी तक सूट पेंडिंग चल रहा है, उस टाइम में कोई रिलीफ आपको दिया गया, वो भी नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ए। द ग्रांट और रिफ्यूजल ऑफ रिलीफ ऑफ डिक्लेरेशन अंडर इंजंक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 34, जो ग्रांट है कि आपको डिक्लेरेशन का रिलीफ मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो क्या है? डिस्क्रिशनरी है, मैंडेटरी है, प्रोहिबिटरी है, या नन ऑफ द अबव। देखिए इसमें क्या है, कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है। कोर्ट चाहे और उसको लगता है दे सकता है, अदरवाइज उसको लगता है नहीं तो वो मना भी कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर डिस्क्रिशनरी। प्रोवाइजो टू सेक्शन 34 रिलेट्स टू, जो प्रोवाइजो है सेक्शन 34 वो रिलेट करता है सूट्स फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट को रिलेट करता है, या सूट्स फॉर डिक्लेरेशन को रिलेट करता है, सूट फॉर इंजंक्शन को करता है, ऑल ऑफ द अबव। देखिए सेक्शन 34 ही जब डिक्लेरेशन से रिलेट कर रहा है तो उसका प्रोवाइजो भी तो उसी से रिलेट करेगा, तो यहाँ पर वो रिलेट करेगा सूट फॉर डिक्लेरेशन, तो सूट फॉर डिक्लेरेशन से वो रिलेट करेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सूट फॉर डिक्लेरेशन। द ऑब्जेक्शन एज टू मेंटेनेबिलिटी ऑफ सूट ऑफ डिक्लेरेशन विदाउट फर्दर रिलीफ, बिना किसी फर्दर रिलीफ के आप जो है ऑब्जेक्शन करते हो कि ये सूट मेंटेनेबल ही नहीं है, मस्ट बी टेकन एट एन अर्लीस्ट स्टेज, क्या उसे अर्लीस्ट स्टेज शुरुआत में जब आपको पता चलता है उसी टाइम आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, सही है ये। कैन बी टेकन एट एनी स्टेप, किसी भी स्टेप पर आप उसे एक्सरसाइज नहीं कर सकते। कैन बी टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अपील, क्या फर्स्ट टाइम उसे आप एक्सरसाइज कर सकते हो? नहीं कर सकते। ऑल ऑफ द अबव होने के तो चांस ही नहीं है, तो द राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए इज द राइट आंसर। वट इज ट्रू ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन के रिगार्डिंग क्या बात सही है? इट कंटिन्यूज अंटिल सर्टन स्पेसिफिक टाइम, ये हाँ जी ये सही स्टेटमेंट है कि ये सर्टन टाइम तक ही कंटिन्यू रहता है। इस परमानेंट होता है, ये परमानेंट नहीं होता। कंक्लूड करता है राइट को कंक्लूड तो तब किया जाएगा जब फाइनल हियरिंग तक एक फाइनल सेटलमेंट पहुंचता है किसी जजमेंट तक, तो वो बात इसमें नहीं आती। कैन नॉट बी ग्रांटेड एक्स पार्टे, क्या इसमें एक्स पार्टे ग्रांट नहीं किया जा सकता? इसमें एक्स पार्टे ग्रांट किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। तो हेयर ए इज द राइट आंसर। विच इज इनकरेक्ट टू टेम्परेरी इंजंक्शन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बताना है। टेम्परेरी क्या होता है? एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जो इंजंक्शन दिया जाता है उसे टेम्परेरी इंजंक्शन बोला जाता है। तो कह रहा है कि कंटिन्यू रहेगा स्पेसिफिक टाइम तक, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है फाइनली सेटल्स द म्यूचुअल राइट्स, फाइनली सेटल नहीं करता म्यूचुअल राइट्स और पार्टी के, और ना ही किसी पार्टी को कहता है कि तुम ये एक्ट करो या नहीं करो, तो ये इनकरेक्ट है। कैन बी ग्रांटेड एक्स पार्टी में ये ग्रांट किया जा सकता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रिजर्व द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन स्टेटस को में किसी भी प्रॉपर्टी को लाया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो एक ओनली ये स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वही हमारा राइट आंसर होगा। द जनरल प्रिंसिपल्स ऑन विच द परपेचुअल इंजंक्शन कुड बी ग्रांटेड आर कंटेन्ड इन, परपेचुअल इंजंक्शन कौन से सेक्शन में दिए गए हैं, कौन से सेक्शन में बताया गया है? अगर हम सेक्शन 37 की बात करें, वो टेम्परेरी और परपेचुअल इंजंक्शन दोनों के बारे में बताता है, ठीक है, ये नहीं होगा। सेक्शन 38 बात करता है वन परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड, ये सही है। सेक्शन 39 मैंडेटरी इंजंक्शन की बात करता है, ये भी नहीं हो सकता। सेक्शन 40 जो डैमेजेस की बात करता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन 38। व्हाट इज ट्रू ऑफ परपेचुअल इंजंक्शन के रिगार्डिंग कौन सा फैक्ट सही है? इट इज ए जुडिशियल प्रोसेस, हाँ जी ये जुडिशियल प्रोसेस है। प्रिवेंटिव इन नेचर, ये प्रिवेंट करता है, किसी एक्ट को करने से प्रिवेंट करता है। द थिंग प्रिवेंटेड इज ए रॉन्गफुल एक्ट, जिस चीज को प्रिवेंट कर रहा है वो एक रॉन्गफुल एक्ट है, वो रॉन्गफुल एक्ट है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट सही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। परपेचुअल इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड अंडर सेक्शन 38 ऑफ द एक्ट, परपेचुअल इंजंक्शन कब ग्रांट की जा सकती है? सेक्शन 38 में। व्हेन देयर एग्जिस्ट स्टैंडर्ड ऑफ असर्टनिंग द एक्चुअल डैमेज को, जहां पर एक्चुअल डैमेज जो भी कॉज हुआ है उसको डिसाइड करना सही है या डिसाइड हो सकता है, उस सेंस में नहीं दी जाएगी। व्हेन कंपनसेशन वुड अफोर्ड एडिक्वेट रिवेट, जब कंपनसेशन से आपका जो परफॉर्मेंस है वो फुलफिल हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी परपेचुअल इंजंक्शन नहीं होगा। व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग, जब ये आवश्यक हो जाता है कि बार बार अलग अलग प्रोसीडिंग ना आए, उसको रोकने के लिए किया जाता है, सही है।
व्हेन द डिफेंडेंट इज नॉट ए ट्रस्टी ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द प्लेंटिव, जहां पर डिफेंडेंट जो है प्लेंटिव का ट्रस्टी नहीं है, उस सेंस में क्या परपेचुअल इंजंक्शन दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। व्हाट इज ट्रू ऑफ मैंडेटरी इंजंक्शन के रिगार्डिंग, क्या सच है, क्या कौन सा फैक्ट सही है? मैंडेटरी इंजंक्शन कंपेल करता है परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन पॉजिटिव एक्ट्स को परफॉर्म करने के लिए कंपेल करता है, राइट है। इज अवॉर्डेड वेयर द टेम्परेरी इंजंक्शन इज मीनिंगलेस, ये उस टाइम पर अवॉर्ड किया जाता है, दिया जाता है जब टेम्परेरी इंजंक्शन की कोई वैल्यू नहीं होती है। इट्स रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि पहले जो पोजीशन चल रही थी उसी पोजीशन में रिस्टोर करके छोड़ देगा, स्टेटस को पोजीशन ला देगा इन देयर फॉर्मल कंडीशन, जो पहले की कंडीशन थी, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। इंजंक्शन इज ग्रांटेड टू प्रिवेंट टॉर्ट्स, टॉर्ट्स को रोकने के लिए, टू रिस्ट्रेन ब्रीचेज ऑफ कॉन्टैक्ट का जो ब्रीच हो रहा है उसको रोकने के लिए, बोथ ए एंड बी दोनों के लिए, और नाइदर ए नॉर बी, इन दोनों के लिए नहीं। तो देखिए जो इंजंक्शन है वो टॉर्ट को प्रिवेंट करने के लिए भी दिया जा सकता है, और रिस्ट्रेन ब्रीचेज ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए भी। तो बोथ ऑप्शन इसके राइट है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। परपेचुअल इंजंक्शन अंडर सेक्शन 38 कैन बी ग्रांटेड, परपेचुअल इंजंक्शन जो है सेक्शन 38 में उसे कब ग्रांट किया जा सकता है, किस कंडीशन में उसे ग्रांट किया जा सकता है? वन देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर असर्टेनिंग द एक्चुअल डैमेज कोड, जहां पर एक्चुअल डैमेज जो कोज हुआ है वो एक्चुअल डैमेज जो है फुलफिल नहीं किया जा सकता। और सेकंड कह रहा है व्हेन कंपनसेशन वुड नॉट अफोर्ड एडिक्यूट रिलीफ, जहां पर कंपनसेशन से सिर्फ एडिक्यूट रिलीफ जो है वो नहीं मिल पा रहा है, उस सेंस में है। और थर्ड कहता है व्हेन द डिफेंडेंट इज अ ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द प्लेंटिव, जहां पर डिफेंडेंट जो ट्रस्टी है उस प्रॉपर्टी का, उस सेंस में। तो ये तीनों के तीनों कंडीशन है जहां पर परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अ क्लेम फॉर डैमेजेस इन सूट्स फॉर इंजंक्शन कैन बी लेड, कि डैमेजेस के लिए क्लेम करना सूट में इंजंक्शन के रिगार्डिंग कौन से सेक्शन डील करता है? सेक्शन 38, 39, 40 और 37। देखिए 37 की अगर हम बात करते हैं तो 37 डील करता है टेम्परेरी और परपेचुअल इंजंक्शन का, तो ये नहीं हो सकता। अगर सेक्शन 40 की बात करते हैं, सेक्शन 39 की बात करते हैं तो वो बात करता है हमारा मैंडेटरी इंजंक्शन का। 38 की बात करते हैं तो वो बात करता है परपेचुअल इंजंक्शन वन ग्रांटेड। तो बच गया 40 जो बात करता है डैमेजेस इन लियोन ऑफ और इन एडिशन ऑफ इंजंक्शन, इंजंक्शन के साथ साथ जो है डैमेजेस भी दिया जा सकता है। तो सेक्शन 40 इज द राइट आंसर। द प्रिंसिपल ऑफ क्वाटाइम्ट मीन्स, जो प्रिंसिपल है क्वाटाइम्ट उसका क्या मतलब है? देखिए क्वाटाइम्ट एक ऐसा प्रिंसिपल, ऐसी मैगजीम है जिसका मतलब होता है कि कोर्ट से एक इंजंक्शन ग्रांट करवाना फॉर फ्यूचर, कुछ उसे लग रहा है प्लेंटिफ को कि फ्यूचर में कुछ प्रोबेबल कंसिक्वेंस हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है उसके राइट्स को, तो उस मामले में जो एक इंजंक्शन ग्रांट की जाती है कोर्ट से उसे क्वाटाइम्ट बोला जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? सम फ्यूचर प्रोबेबल इंजरी टू द राइट्स और इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन, कुछ फ्यूचर इंजरी जो हो सकती है उसके लिए। सम पास्ट इंजरी टू द राइट और इंटरेस्ट ऑफ ए पर्सन, कोई पास्ट में कुछ इंजरी हुई उसके लिए, ये नहीं हो सकता। सम पास्ट इंजरी टू द राइट, जहाँ पास्ट वर्ड आ गया वहाँ तो इसको यूज़ किया ही नहीं जाएगा। सम स्मॉल इंजरी कैपेबल ऑफ बीइंग एस्टिमेटेड इन मनी, कोई छोटी इंजरी जिसको रुपए में आंका जा सके, तो ये भी मैक्सिम नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। आई होप आपको ये जो सीरीज है ये काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपने इसको पसंद भी किया होगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं तो आप जो है इन्हें अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अगर आपको ये अच्छे लगे तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसे MCQ से रिलेटेड कुछ और सीरीज बनानी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं फर्दर उस पर कुछ वर्क करके शॉर्ट्स में एज वेल एज उनको कंबाइन करके आपके लिए अपलोड कर दूंगी। कोरोना के इस पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।